सियासत के मंच पर जब कोई कलाकार उतरता है तो अक्सर उसे हल्के में ले लिया जाता है, लेकिन नेपाल की धरती से एक ऐसी गूंज उठी है जिसने काठमांडू से लेकर दिल्ली और बीजिंग तक की हलचल बढ़ा दी। कल तक जो हाथों में माइक थामे रैप की धुनों पर युवाओं को झूमने पर मजबूर कर रहे थे, आज वही बालेन शाह नेपाल की सत्ता के नए पोस्टर बॉय बनकर उभरे हैं। इसे सिर्फ एक चुनावी जीत मत कहिए, ये नेपाल की पुरानी सियासत के ढहते किले और जेनजी के नए भरोसे की कहानी है। लेकिन सवाल सिर्फ एक रैपर के प्रधानमंत्री बनने का नहीं है, सवाल उन समीकरणों का है जो अब बदलने वाले हैं। भारत नेपाल संबंध, क्या बालेन का नेपाल फर्स्ट वाला राष्ट्रवाद दिल्ली के साथ रिश्तों में नई गर्माहट लाएगा या दूरियां बढ़ाएगा? बालेन शाह की एंट्री अपने साथ कई सवाल लेकर आई है। पहला सवाल, क्या नेपाल का बदलेगा संविधान? बालेन शाह को मिली जीत भारत और नेपाल के रिश्ते पर क्या असर डालेगी? भारत से क्या है बालेन शाह का कनेक्शन? नेपाल के आम चुनाव में बालेन शाह को प्रचंड जीत मिली। रैपर से जेनजी की पहली पसंद बने बालेन शाह का नेपाल की सत्ता में आना भारत और नेपाल के रिश्ते पर क्या असर डालेगा और क्या नेपाल का संविधान बदलने वाला है? नियम बदलने वाले हैं, कायदे बदलने वाले हैं, बताएंगे इस रिपोर्ट में, करेंगे इन तमाम सवालों को डिकोड। हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप शेयर भी करिए। बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। नेपाल के आम चुनाव के नतीजे किसी चमत्कार से कम नहीं रहे। बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी ने 129 में से 100 सीटें जीतकर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे कोई ध्वस्त नहीं कर सकता। पुरानी पार्टियां तो बिल्कुल भी नहीं। साल 2022 में जब बालेन ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर काठमांडू के मेयर का चुनाव जीता था तब इसे तुक्का माना गया, लेकिन 2025 के जेनजी आंदोलन ने दिखा दिया कि युवाओं का सब्र टूट चुका है। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त जनता ने केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर देउबा जैसे दिग्गजों को नकार दिया। बालेन के भ्रष्टाचार मुक्त वादे पर मुहर लगा दी। बालेन शाह को मिली जीत भारत और नेपाल के रिश्ते पर क्या असर डालेगी? भारत से क्या है बालेन शाह का कनेक्शन, ये आपको बताऊं उससे पहले आप समझिए कि नेपाल की जो राजनीतिक इतिहास है वो किस तरीके से है। नेपाल की राजनीति का हमेशा से ये कहा जाता रहा कि वो अस्थिर है, स्थिरता बिल्कुल नहीं। 2008 में नेपाल में राजतंत्र समाप्त हुआ, लोकतंत्र की स्थापना हुई, लोगों को अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार दिया गया, लेकिन चुनावों में कोई पार्टी स्पष्ट बहुमत नहीं हासिल कर सकी। गठबंधन सरकारों के दौर में 17 साल के भीतर 14 सरकारें बनी, 14 सरकारें जिसमें अलग अलग प्रधानमंत्री रहे। ये सरकारें देश को स्थिरता नहीं दे सकी, स्टेबिलिटी नहीं दे पाई। जल्दी जल्दी सरकारों के बनने गिरने के बीच स्थितियां और भी खराब हुई। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी बेकाबू हुए। नेपाल समस्याओं के भंवरजाल में फंसता रहा। वहीं नतीजतन 2025 के जेनजी आंदोलन की व्यापक हिंसा के रूप में हुई, जिसने नेपाल में बहुत कुछ तहस नहस कर दिया। साल 2008 में राजतंत्र खत्म होने के बाद से अब तक 17 सालों में 14 बार सरकारें बदली जा चुकी है। इतना ही नहीं, 1948 से अब तक 7 बार संविधान बदल गया है या फिर संशोधन के साथ लागू किया गया। पिछले 17 सालों में नेपाल ने 14 प्रधानमंत्री देखे, यानी हर 14 या 15 महीने में आप एक नया चेहरा देख रहे हैं। ये अपने आप में एक विचलित परिस्थिति थी। अब ऐसे में आप सोच रहे होंगे यहाँ पे सिर्फ चेहरे बदलते हैं, नहीं, यहाँ पे नियम, कायदे, कानून भी बदलते हैं। ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर, नेपाल का संविधान 7 बार बदल चुका है। 1948 में राणा शासन का पहला प्रयास जब संविधान बदला गया। 1951 में राणा शासन के अंत के बाद अंतरिम व्यवस्था लागू की गई। 1959 में राजा महेंद्र का दौर रहा। 1962 में एक बार फिर से संविधान बदलता है, निर्दलीय पंचायत व्यवस्था संशोधित की जाती है। 1990 की बात करें, बहुदलीय लोकतंत्र की वापसी होती है। साल 2007 में राजशाही का अंत और अंतरिम संविधान लागू किया जाता है।
साल 2015 की बात करते हैं, वर्तमान संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य का संविधान बना और वर्तमान में यही लागू है। अब सवाल है कि क्या बालेन 8वां संविधान लाएंगे? बालेन शाह जिस सिस्टम ओवरऑल की बात करते हैं, उसके लिए मौजूदा संघीय ढांचे में बदलाव हो सकते हैं, बदलाव करने की जरूरत भी है। हालांकि बालेन ने सीधे तौर पर नया संविधान लिखने की बात नहीं कही, लेकिन जिस तरह से भी स्थानीय निकायों को सशक्त करने, नौकरशाही को बदलने की वकालत करते हैं, मुमकिन है कि वे संविधान में कोई बेहद अहम संशोधन करे और इसके लिए दबाव बनाया गया तो संविधान में नियम जरूर बदलेंगे। अब आप समझिए भारत से बालेन शाह का असली कनेक्शन क्या है। भले ही राजनीतिक मंचों पर बालेन भारत के खिलाफ बेहद तीखे बोल बोलते हुए नजर आए होंगे, लेकिन उनका व्यक्तिगत जुड़ाव भारत से बहुत गहरा है। 35 साल के बालेन शाह असल में भारत के ही छात्र हैं, यहीं से उन्होंने सीखा है, उन्होंने पढ़ाई की है। उन्होंने भारत की विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी VTU से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी MTech की डिग्री हासिल की है। इसके अलावा उन्होंने बेंगलोर के निट्टे मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से भी पढ़ाई की है। काठमांडू से सिविल इंजीनियर करने के बाद भारत आकर अपने स्किल्स को और भी धार देने वाले बालेन ने इसी इंजीनियरिंग विजन को राजनीति में लागू किया। उनका ये इंडिया कनेक्शन भविष्य में भारत के साथ डिप्लोमेटिक बातचीत में एक कॉमन ग्राउंड हो सकता है, या आप ये समझिए कि सेतु की तरह पर या ब्रिज के तौर पर यह काम कर सकता है, जहां पर एक कॉमन बातचीत के साथ बातचीत की शुरुआत की जाए। बालेन शाह को मिली जीत भारत नेपाल के रिश्ते पर क्या असर डालेगी, एक बेहद अहम सवाल है और बालेन शाह के नाम के बाद से ही चर्चाओं में है। ये सवाल दिल्ली के गलियारों में सबसे ज्यादा गूंज रहा। बालेन शाह एक कट्टर राष्ट्रवादी छवि वाले नेता है, वह नेपाल फर्स्ट की बात करते हैं और कई बार सार्वजनिक मंचों पर भारत की बिग ब्रदर वाली भूमिका की आलोचना कर चुके हैं। 1806 की सुगौली संधि का विरोध हो या आदि पुरुष फिल्म पर बैन की मांग, बालेन ने दिखाया है कि वह अपनी शर्तों पर राजनीति करेंगे, यानी उन पर कोई दबाव नहीं बना सकता। हालांकि व्यवहारिक रूप से बालेन जानते हैं कि नेपाल की अर्थव्यवस्था, व्यापार के लिए भारत को नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। मुमकिन है कि वह शुरुआत में अपनी राष्ट्रवादी छवि चमकाने के लिए सख्त बयान दिए हो, लेकिन सरकार चलाने के लिए उन्हें भारत के साथ व्यापारिक और तमाम सेक्टर में सहयोग बढ़ाना होगा। रिश्ते में तलखी और गर्माहट का मिला जुला दौर आपको देखने को मिल सकता है, ऐसे कनेक्शन हो सकते हैं, लेकिन नेपाल भारत के बिना कुछ भी नहीं। खैर, भारत नेपाल संबंध, दोस्ती या तलखी, ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर है। भारत के लिए बालेन शाह एक अनसुलझी पहेली की तरह है। एक तरफ उनका भारत में पढ़ा लिखा होना और एक सकारात्मक पहलू है, तो दूसरी तरफ उनका प्रखर राष्ट्रवाद दिल्ली की चिंताएं बढ़ा रहा। ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए कि आखिरकार कैसा होगा आने वाला समय। नक्शा विवाद में रहते हुए बालेन ने अपने कार्यालय में नेपाल का वो ग्रेटर मैप लगाया था, जिसमें भारतीय क्षेत्रों को भी दिखाया गया था। यही वो विवाद है जिसकी वजह से दिल्ली में भी सियासत है और चिंता भी। आदि पुरुष विवाद, आदि पुरुष फिल्म में माता सीता को भारत की बेटी कहे जाने पर बालेन ने काठमांडू में भारतीय फिल्मों पर प्रतिबंध तक की मांग कर दी थी। उनका तर्क था कि सीता नेपाल की बेटी है और यही जन्मी है। खैर, सुगौली संधि, बालेन उन नेताओं में है जो 1806 की सुगौली संधि को चुनौती देते आए हैं। बिग ब्रदर सिंड्रोम नेपाल में एक आबादी मानती है और बहुतायत लोग मानते हैं कि भारत उसके आंतरिक मामलों में दखल देता है। बालेन इसे एंटी एस्टेब्लिशमेंट और राष्ट्रवादी भावना को हवा देकर सत्ता तक पहुंच रहे हैं। वो कहते हैं गलत है। खैर, नेपाल ने पिछले 17 सालों में माओवादी प्रचंड से लेकर केपी ओली और देवबार तक सबको देखा है, लेकिन स्थिरता उसे कहीं भी नजर नहीं आई। बालेन की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी RSP ने 129 में से 100 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल कर ली। उसने कम से कम गठबंधन की मजबूरी को भी खत्म कर दिया है। 2025 का जनजीय आंदोलन अब बदलाव चाहता है। बालेन के सामने चुनौती सिर्फ सरकार चलाने की नहीं, बल्कि उस भरोसे को भी कायम रखने की है जिसके दम पर युवाओं ने उन्हें सत्ता की कुर्सी दी है।
हिमालय की चोटियों से घिरे इस देश में क्या अब वाकई एक नए युग की शुरुआत हो गई है? और बालेन क्या संविधान बदलते हैं? बालेन क्या भारत और नेपाल के जो रिश्ते खत्म हो गए हैं या खटास भरे हो चुके हैं उसमें मिठास लेकर आते हैं? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेट।